हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारत से स्पेन को रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्यात सितंबर 2025 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। एक साल पहले जहां एक्सपोर्ट सिर्फ 1.1 मिलियन डॉलर था, वहीं इस साल सितंबर में ये बढ़कर 513.7 मिलियन डॉलर हो गया, यानी करीब 46,000% का उछाल। अब स्पेन भारत के लिए भी यूरोप में नया पेट्रोलियम हॉटस्पॉट बन गया है, जबकि पारंपरिक यूरोपीय खरीदारों जैसे नीदरलैंड्स में भारत के एक्सपोर्ट्स में 36% की गिरावट आई। इस तेजी के कारण भारत के कुल एक्सपोर्ट्स टू स्पेन में भी 151% की सालाना बढ़त दर्ज की गई। विश्लेषकों के अनुसार ये उछाल इसलिए आया क्योंकि भारतीय रिफाइनर्स ने दक्षिण यूरोपीय और आइबेरिया क्षेत्र में मिड डिस्टिलेट्स और एविएशन फ्यूल की बढ़ती मांग का फायदा उठाया है। अब इससे ये साफ होता है कि बदलते यूरोपीय एनर्जी परिदृश्य में भारत अब सिर्फ सप्लायर नहीं रह गया, बल्कि एनर्जी पार्टनर बनता जा रहा है। उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 17,000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी को दूसरी बार तलब किया है। उन्हें 14 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को ईडी की कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ रहा है। जांच एजेंसी ने उन्हें कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया है। 66 साल के इस दिग्गज कारोबारी से एजेंसी ने अगस्त में भी पूछताछ की थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट की माने तो ईडी ने गुरुवार को अनिल अंबानी को मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए एक बार फिर से तलब किया। ये समन अनिल अंबानी और उनके समूह की कंपनियों में जुड़ी 7500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अटैच करने के 2 दिन बाद आया है। एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 4 अस्थायी अटैचमेंट आदेश भी जारी किए थे। तो फिलहाल अनिल अंबानी की जो मुश्किलें हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा है कि नियामक का काम कंपनियों के वैल्यूएशन तय करने को लेकर नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम ये नहीं तय करते कि वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, ये निवेशक की नजर पर डिपेंड करता है। पांडे का ये बयान इस टाइम पर आया है जब हाल ही में लेंसकार्ट के 7200 करोड़ रुपए के आईपीओ को लेकर बाजार में ऊंचे वैल्यूएशन की चर्चा तेज है। पांडे ने कहा कि मार्केट को अपने हिसाब से अवसर और जोखिम का आकलन करने की आजादी होनी चाहिए। पांडे ने याद दिलाया कि पहले भी कई न्यूज एज कंपनियों के आईपीओ के वैल्यूएशन को लेकर सवाल उठे हैं। मसलन नायका और पेटीएम के आईपीओ के दौरान भी वैल्यूएशन पर चिंता जताई गई थी। हालांकि सेबी ने हमेशा ये माना है कि वैल्यूएशन तय करना बाजार भागीदारों का काम है, सेबी का नहीं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आज शेयर मार्केट का कैसा हाल रहा। तो सतर्क खरीदारी और प्रॉफिट बुकिंग के बीच ज्यादातर सेक्टर्स के लाल निशान में पहुंचने से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के उत्साहजनक तिमाही नतीजों को जो जारी होने के बाद जो मार्केट है उसको काफी सपोर्ट मिला और गुरुवार को बेंचमार्क इंडेक्स बढ़त के साथ खुले, जबकि 4 भारतीय कंपनियों के एमएसएमई जो इंडेक्स थे उसमें शामिल होने की उम्मीद ने शुरुआत से सेंटीमेंट को मजबूत कर दिया। वहीं 6 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई और निफ्टी 25,500 के आसपास जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स 148.14 अंक यानी कि 0.18% की गिरावट के साथ 83,311.01 पर जाकर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो ये 87.95 अंक यानी कि 0.34% की गिरावट के साथ 25,509.70 पर जाकर क्लोज हुआ। लगभग 1,174 शेयरों में आज तेजी दर्ज की गई। 2,855 शेयरों में आज गिरावट देखी गई और 130 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। टॉप गेनर्स और लूजर्स की अगर हम बात करें तो एशियन पेंट्स, इंटरग्लोब एविएशन, एमएनएम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, निफ्टी पर आज टॉप गेनर्स रहे, जबकि हिंडाल्को, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, अडानी एंटरप्राइजेस, पावर ग्रिड कॉर्प और इटर्नल में आज गिरावट दर्ज की गई। शेयर मार्केट के बाद बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको गोल्ड और सिल्वर का क्या हाल रहा। तो सोने चांदी की कीमतों में गुरुवार 6 नवंबर को काफी अप एंड डाउन देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में सोने चांदी में तेजी देखने को मिली, लेकिन बाद में चांदी की चमक थोड़ी धुंधली पड़ गई। बाद में दोबारा इसमें हल्की तेजी देखने को मिली। इन कीमती धातुओं के रेट में अप एंड डाउन के पीछे यूएस फेडरल रिजर्व की इस साल एक और ब्याज दर कटौती की उम्मीदों का कम होना है।
जानकारों के मुताबिक यूएस जॉब्स डेटा का उम्मीद से बेटर आने से रेट कटौती की जो संभावना है वो कम हो गई है। वहीं एमसीएक्स पर 9 बजे के आसपास सोने की कीमत 1,20,640 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। इसमें 118 रुपए की बढ़त दर्ज की गई। वहीं 9:30 बजे के आसपास चांदी 75 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 1,47,396 रुपए प्रति किलो पर कारोबार करती हुई नजर आई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर डालें तो स्पॉट गोल्ड आज 0.92% चढ़कर $3,987 प्रति औंस पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। रॉयल एनफील्ड अब इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन में उतर चुकी है। EICMA 2025 मिलान के मोटरसाइकिल शो में कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक फ्लाइंग फ्ली FF.S6 स्क्रैम्बलर को पेश किया। ये बाइक रॉयल एनफील्ड की क्लासिक पहचान और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर परफेक्ट मिक्स मारती है। आपको बता दें कि शहर की सड़कों से लेकर पहाड़ी रास्तों तक ये स्क्रैम्बलर हर जगह दौड़ने के लिए तैयार है। MD और CEO B गोविंदराजन ने बताया कि फ्लाइंग फ्ली लाइनअप की पहली बाइक C6 होगी। इसके बाद S6 वेरिएंट आएगा। कंपनी इसे 2026 के एंड तक ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करेगी और यूरोपियन डेब्यू के बाद भारत में भी इसकी एंट्री होगी। अगर बात करें डिजाइन की तो इस इलेक्ट्रिक स्क्रैम्बलर में 19 इंच का फ्रंट और 18 इंच का रियल व्हील आपको देखने को मिलेगा। अपसाइड डाउन फोंक मिलेंगे और लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा डुअल चैनल स्विचेबल ABS भी यहाँ पर है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो बाइक स्मार्ट भी है। फ्लाइंग फ्ली FF.S6 में दिया गया है फिंड मैकेनिज्म बैटरी हाउसिंग जो कूलिंग और बैलेंस को बनाए रखेगा। तो आप भी तैयार रहिए। 2026 के एंड तक इलेक्ट्रिक स्क्रैम्बलर भारतीय सड़कों पर रॉयल एनफील्ड की रफ्तार और इलेक्ट्रिक जोश को लेकर आने वाली है। भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल होने जा रहा है जहां माइक्रोसॉफ्ट अपने 365 को पायलट AI के लिए इन कंट्री डाटा प्रोसेसिंग की सुविधा शुरू करने जा रही है। कंपनी ने बुधवार को इसका ऐलान करते हुए बताया कि 2025 के एंड तक भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड किंगडम में ये सुविधा उपलब्ध होगी। इससे भारत में डेटा सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और लोकलाइजेशन के प्रयासों को बड़ा बल मिलेगा। देश में बढ़ते डेटा लोकलाइजेशन के फोकस को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट का ये कदम एक बड़ा साइन माना जा रहा है। इससे सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थानों और हेल्थ केयर जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को स्थानीय स्तर पर डेटा गवर्नेंस और सिक्योरिटी का भरोसा मिलेगा। टेक सेक्टर की बात करें तो व्हाट्सएप ने आखिरकार अपने लंबे टाइम से वेट में रहे लोग जिसका इंतजार कर रहे थे उस एप्पल वॉच ऐप को लॉन्च कर दिया है। अब यूजर सीधे अपनी कलाई से मैसेज पढ़ सकते हैं, रिप्लाई भी कर सकते हैं और यहाँ तक कि वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। ये ऐप 4 नवंबर से ग्लोबली अवेलेबल है और सबसे खास बात यह है कि अब यूजर्स को बातचीत करने के लिए अपने आईफोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी पहली बार व्हाट्सएप का ये एक्सपीरियंस पूरी तरह से स्टैंड अलोन होगा। पहले तक अभी क्या होता था, एप्पल वॉच यूजर्स केवल व्हाट्सएप नोटिफिकेशन देख सकते थे या पहले दिए गए टेम्पलेट को रिप्लाई में भेज सकते थे, लेकिन अब नए ऐप के साथ यूजर्स को मोबाइल जैसी फैसिलिटी अपनी घड़ी में ही मिलने वाली है। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।